नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका विश्लेषर जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है 9 अप्रैल और आज के करंट अफेयर्स का यह पहला क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की है। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए की जो राशि है यह क्वांटम मिशन के लिए आवंटित की है। नेशनल क्वांटम मिशन भारत अब चुनिंदा 6 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास समर्पित क्वांटम मिशन है। इसका उद्देश्य अगले 8 वर्षों में स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर को विकसित करना है। इसके लिए देश के प्रमुख संस्थानों में 4 क्वांटम कंप्यूटिंग हब स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे किस महीने तक हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का पहला ट्रायल शुरू करने जा रही है। अभी तक के डीजल, पेट्रोल और बिजली से चलने वाली ट्रेनें अब हाइड्रोजन से चलेगी। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए एक उपलब्धि होगी और अभी हाल ही में जून 2026 तक का ये टारगेट लिया है कि हम जून 2026 से हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल शुरू कर सकते हैं। हाइड्रोजन पावर ट्रेन की बात करें तो भारत 2030 तक नेट जीरो रेलवे का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब कहना है जो जीरो कार्बन उत्सर्जन है इसका इन्होंने लक्ष्य रखा है। तो हाइड्रोजन ट्रेनें केवल पानी और भाप छोड़ती है जिससे कार्बन उत्सर्जन शून्य हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो भारत 2030 तक नेट जीरो का जो है इन्होंने लक्ष्य रखा है। शुरुआती ट्रायल विरासत मतलब हेरिटेज रूट जैसे कि दार्जिलिंग है, हिमालयन रेलवे है, यहाँ पर भी इसका ट्रायल होने जा रहा है। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए EOS-08 उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी हाल ही में इसरो के द्वारा एक उपग्रह लॉन्च किया गया है और यह उपग्रह है कृषि और जल संसाधन की निगरानी से संबंधित है। देखिए, तो EOS-08 सैटेलाइट इसका काम क्या रहने वाला है, तो इसका काम रहेगा, यह उपग्रह विशेष रूप से खेती के पैटर्न, मिट्टी की नमी और सूखे के पूर्वानुमान के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें उन्नत मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैमरे लगे हैं जो फसलों की सेहत की सटीक जानकारी देंगे। मतलब अब हम सैटेलाइट के जरिए से जो है अपनी खेती पर निगरानी कर सकेंगे और यह सैटेलाइट जो है EOS-08 सैटेलाइट है। बात करेंगे इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 में किस बंदरगाह मतलब पोर्ट को माल ढुलाई मतलब कार्गो हैंडलिंग के मामले में प्रथम स्थान मिला है। मतलब जो आप देख रहे हैं भारत के ये जो तटीय राज्य है, इन तटीय राज्यों में ही आपके क्या है, तो चाहे वो आप अरब सागर वाले क्षेत्र में बात करें या वेस्ट ऑफ बंगाल के क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर जो है सारे के सारे बंदरगाह आपको देखने को मिलेंगे जो समुद्री तट से लगे हुए। तो अभी हाल ही में एक बंदरगाह है जिसने 2025-26 में सबसे ज़्यादा माल ढुलाई वहाँ पर से हुई है, तो यह है दीनदयाल बंदरगाह। आइए इसकी डिटेल देखते हैं। तो दीनदयाल बंदरगाह जो कि कांडला गुजरात में अवस्थित है, यहाँ पर कार्गो हैंडलिंग में इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। भारत के प्रमुख 12 बंदरगाहों में से यह एक है और वित्त वर्ष 2024-25 और 25-26 के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार यह बंदरगाह कार्गो वॉल्यूम मतलब कि माल ढुलाई के मामले में देश के अग्रणी बंदरगाहों में शामिल रहा है। विशेष रूप से तरल कार्गो मतलब जैसे तेल और सूखे माल का प्रबंधन इसी के से किया जाता है। और अभी हाल ही में जैसे कि हम हार्मुज जलमर्मद के माध्यम से जो ईरान साइड से तेल का जो हम आयात कर रहे हैं, तो वह सर्वाधिक कांडला बंदरगाह में ही उतरता है। इसके बाद बात करेंगे, अगला प्रश्न, कौन सा देश हाल ही में सबसे स्वच्छ पानी मतलब क्लीनेस्ट वाटर के मामले में शीर्ष पर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो विश्व के जितने भी देश है उसमें जो फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर कौन सा देश रहा है, ये फर्स्ट नंबर है आपका स्विट्जरलैंड।
अगला प्रश्न है, इसका डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक और विभिन्न वैश्विक जल गुणवत्ता रिपोर्टों के अनुसार स्विट्जरलैंड को दुनिया में सबसे स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल प्रदान करने वाले देशों में शीर्ष स्थान दिया गया है। अच्छा, अब स्विट्जरलैंड के शीर्ष होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहली बात है नेचुरल सोर्सेज, जो प्राकृतिक सोर्स है। स्विट्जरलैंड के पीने के पानी का लगभग 80% हिस्सा भूमिगत जल मतलब ग्राउंड वाटर और प्राकृतिक झरनों से आता है। आल्प्स की पहाड़ियों से आने वाला यह पानी प्राकृतिक रूप से इतना शुद्ध होता है कि बहुत कम उपचार, बहुत ही कम ट्रीटमेंट की इसकी आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, इसी के साथ में जल को लेकर यहाँ पर कठोर कानून है कि यहाँ के पर्यावरण नियम अत्यंत सख्त है। झीलों और नदियों में अपशिष्ट मतलब वेस्ट डालने पर पूरी तरह से रोक है, जिससे जल स्रोत प्रदूषित नहीं होते। इसी के साथ में सीधा नल से भी क्या किया जाता है, सेवन किया जाता है। तो स्विट्जरलैंड उन गिने चुने देशों में शामिल है जहां सार्वजनिक नलों और घरों के नलों का पानी बिना किसी फिल्टर के सीधे पिया जा सकता है। इसकी गुणवत्ता बोतल बंद मिनरल वाटर के समान या उससे भी बेहतर मानी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि इन्हीं सभी उपलब्धियों के कारण यह जो है शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना हुआ? एक खेल होता है स्क्वैश, और इसी स्क्वैश में अभी एक खिलाड़ी है जिनका नाम है अभय सिंह। ये जो अभय सिंह है, इन्हीं को एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 से नवाजा गया है। इसकी जानकारी देखते हैं। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह के लिए पिछला साल 2026 की शुरुआत अविश्वसनीय रही है और एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। मार्च 2026 में मुंबई में आयोजित इंडियन ओपन फाइनल में अभय ने अपने जो कहना चाहिए प्रतिद्वंदी है उनको 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया था। और बात करें यह पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार एशियाई पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार, और इसे एक और नेम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है दातो एलेक्स ली अवार्ड। दातो एलेक्स ली अवार्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री कृष्ण देव राय सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस राज्य के सिंधनूर में किया गया है? ठीक है, कृष्ण देव राय की अगर हम बात करें तो ये आपके प्राचीन काल के समय के शासक हुआ करते थे दक्षिण भारत के, और अभी हाल ही में कर्नाटक के सिंधनूर में एक सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। आइए इसकी डिटेल देखते हैं। कर्नाटक के सिंधनूर में एक नए सैनिक स्कूल का उद्घाटन शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, आप बताएंगे कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह ने हाल ही में किस चोटी के बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की एक बिटिया है दिव्या सिंह, और इन्होंने हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया है जो कि माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का है, और यह बेस कैंप तक पहुंची है साइकिल से। आइए देखते हैं इसकी पूरी जानकारी। यह एक रिकॉर्ड है, कीर्तिमान है कि दिव्या सिंह ने नेपाल के काठमांडू से अपनी यात्रा शुरू की। देखिए, नेपाल के काठमांडू से अपनी यात्रा की और मात्र 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने का इन्होंने गौरव प्राप्त किया है। बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 17,598 फीट या 5,364 मीटर की ये बेस कैंप की ऊंचाई है। इसी के साथ में अगर बात करें तो यह इनके यहाँ तक पहुँचने के बीच में इन्हें कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि इतनी कम उम्र और कम समय में साइकिल से हिमालय के कठिन रास्तों, कम ऑक्सीजन और जमा देने वाली ठंड का सामना करना एक बहुत बड़ी शारीरिक और मानसिक चुनौती थी। इनका मुख्य उद्देश्य था नारी शक्ति और स्वस्थ भारत का संदेश देना।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न हुए वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने आपको कल ही बताया था कि कल था कि 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है और अभी मनाया भी गया है। तो अभी जो इससे संबंधित जो समिट हुआ है, सम्मेलन हुआ है, वह किस शहर में हुआ। तो ये है लियोन शहर, जो कि फ्रांस में है। फ्रांस के लियोन शहर में अभी वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन किया गया। पूरी जानकारी देखते हैं। यह आयोजन 5 अप्रैल से 7 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित किया गया। इसका समापन 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एक उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन के साथ हुआ। इसकी मेजबानी की बात करें तो मेजबानी देश जो था फ्रांस था। अपनी G7 प्रेसिडेंसी के तहत इसकी की गई थी। उद्देश्य इसका था, मुख्य उद्देश्य वन हेल्थ संस्कृति को बढ़ावा देना है, जो यह मानती है कि मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसमें प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो समिट में मुख्य रूप से जूनोटिक रोग क्या होता है, जानवरों से फैलने वाली बीमारियां, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर मुख्य रूप से यहाँ पर चर्चा की गई। ठीक है, इसी के साथ में अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से किनका सहयोग रहा, तो WHO का, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम NEP का और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी यहाँ पर सक्रिय रूप से इस पर भाग लिया है। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता लेखक TM कृष्णा द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन अप्रैल 2026 में किया। ये बहुत ही एक जाने माने आपके लेखक है, जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा जा चुका है और इन्होंने हाल ही में एक अभी पुस्तक लिखी है जिसका विमोचन 2026 अप्रैल में किया गया है और इस बुक का नाम है वी द पीपल ऑफ इंडिया। आइए इसकी जानकारी देखते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना और भारतीय लोकतंत्र के वास्तविक अर्थों पर चर्चा करती है और यह पुस्तक नागरिकता, समानता और संस्कृति के बदलते स्वरूप को रेखांकित करती है। बात करें तो यह एक प्रखर लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता है। और रेमन मैग्सेसे की बात करें तो 2016 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया है। ठीक है, तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन प्लेटफॉर्मों पर मतलब कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज नहीं कर पाएंगे। और यह हाल ही में देश बना है इंडोनेशिया ने ऐसा एक कानून लेके आया है। देखिए पूरी जानकारी देखते हैं। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया सरकार ने 28 मार्च 2026 से आधिकारिक तौर पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हाई रिस्क मतलब उच्च जोखिम वाले जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इस पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। इसका प्रमुख कारण क्या है? साइबर बुलिंग मतलब बच्चों को ऑनलाइन मानसिक प्रताड़ना से बचाना। नशा, ये कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये भी एक एडिक्शन है। सोशल मीडिया की लत के कारण पढ़ाई और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को कारण उसे रोका गया है। हानिकारक सामग्री मतलब बच्चों के लिए अश्लील कंटेंट जो होता है, ऑनलाइन धोखाधड़ी, हिंसक कंटेंट, इन सब से दूर रखना भी इसका उद्देश्य है। इसी के साथ बात करें तो इससे कौन कौन से प्लेटफॉर्म प्रभावित हुए हैं। इस कानून के दायरे में लाया गया है टिकटॉक को, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स और रोब्लेक्स। कुल मिलाकर जितने भी लोकप्रिय प्लेटफॉर्म हैं इन सारे प्लेटफॉर्म को यहाँ पर बच्चों के लिए क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।